हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पल्लव मित्तल, सह-आचार्य राजनीतिक विज्ञान विभाग, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। अरस्तु के बारे में बात करते हुए हम बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बात करते हैं, परंतु आज के अपने व्याख्यान में मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहा हूं और यह है अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। यूनानी नगर राज्यों में राजनीतिक क्रांतियां व वैधानिक परिवर्तन एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया थी, जिससे राजनीतिक जीवन में व्यापक अस्थिरता रहती थी। यहाँ तक कि सामाजिक व आर्थिक जीवन में भी व्यापक परिवर्तन हो जाते थे। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स की 5वीं पुस्तक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। क्रांति से उसका तात्पर्य हमारे आधुनिक शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल अलग है। उसने एक तटस्थ राजनीतिज्ञ की भांति तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों की बीमारियों के कारण का विवेचन किया तथा साथ ही उसके उपचारों को भी हमारे सामने प्रस्तुत किया। अरस्तु ने जनता या किसी जनसमूह के द्वारा सशस्त्र विद्रोह को क्रांति नहीं कहा है, बल्कि संविधान में परिवर्तन को क्रांति कहा है। संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, शासन के स्वरूप का ज़्यादा उग्र या उदार में परिवर्तित होना, एक शासक को हटाकर किसी दूसरे की सत्ता को स्थापित करना, ये सभी अरस्तु के अनुसार क्रांति के अंतर्गत ही आते हैं। ऐसे परिवर्तन से पूरा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक ढांचा बदल सकता है और यदि ऐसा होता है तो अरस्तु ने इसे संपूर्ण क्रांति कहा है। परंतु अगर थोड़े भाग में परिवर्तन हो तो उसे आंशिक क्रांति कहा गया है। माइकल वेन का कहना है कि अरस्तु ने क्रांति को कानूनी परिवर्तन से ज़्यादा राजनीतिक परिवर्तन कहा है। अरस्तु ने अपने समकालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हुए जहां क्रांति के विभिन्न कारणों का विवेचन किया तो उन्हें उसने 3 भागों में बांटा है। पहला सामान्य कारण, दूसरा विशिष्ट कारण और तीसरा विशिष्ट शासन प्रणाली में क्रांति के विशिष्ट कारण। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य कारण की। इस विषय पर अगर हम बात करें तो क्रांति का मूल कारण विषमता है, अर्थात असमानता। मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो सभी लोग समान हैं, अतः एक वर्ग का ये मानना है कि सभी के समान अधिकार होने चाहिए, धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा भी सभी की समान होनी चाहिए। परंतु वहीं दूसरा वर्ग है जिसका मत है कि समानता योग्यता पर आधारित होनी चाहिए, अर्थात उनका मानना है कि आनुपातिक समानता होनी चाहिए। परस्पर विरोधी इन विचारों के कारण चाहे वह धनिक तंत्र हो या जनतंत्र, एक गुट दूसरे के विरुद्ध क्रांति करता है। क्रांति का मूल कारण न्याय का एकाकी और दूषित दृष्टिकोण है। इसमें छोटे लोग बड़ा बनने के लिए और बड़े लोग और बड़ा बनने के लिए विद्रोह करते हैं या परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति से उत्पन्न मनोदशा को अरस्तु क्रांति कहता है। दूसरा हम बात करें तो अरस्तु हमें बताता है कि क्रांति के कुछ विशिष्ट कारण हैं, विशेष कारण हैं और
ये विशेष कारण उसने सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का सूक्ष्म विश्लेषण करने के पश्चात हमारे सामने रखे हैं। ये कारण निम्नलिखित हैं। यदि शासकों में सत्ता का लालच आ जाए और वे अन्य लोगों की निजी तथा यहाँ तक कि सार्वजनिक संपत्ति पर भी अपना अधिकार जमाने लगें, तो यह क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण है। शासक के द्वारा यदि सत्ता का दुरुपयोग किया जाए, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाए, तो ये भी क्रांति का कारण बन सकता है। किसी भी शासन व्यवस्था में अगर अयोग्य लोगों को शासन में स्थान मिले और योग्य जन की उपेक्षा हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक परिवर्तन की मांग उठने लगेगी। किसी भी समाज में अगर मध्यम वर्ग का अभाव हो, तो ये अभाव समाज में असंतुलन पैदा करता है। इस स्थिति में जो धनिक वर्ग है वो गरीबों के प्रति तिरस्कार की भावना रखता है और निर्धन वर्ग शासन व्यवस्था से ज़्यादा पाने की अपेक्षा रखता है। ऐसे में मध्यम वर्ग का ना होना राजनीतिक अस्थिरता का कारक बन जाता है, क्योंकि मध्यम वर्ग के अभाव में धनिक और निर्धन वर्ग के बीच की जो आर्थिक खाई है वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है। ये चीज़ अपने आप में राजनीतिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा विदेशी तत्वों का राज्य में बाहुल्य स्थानीय वर्ग के लिए एक चुनौती बन जाता है और इससे राज्य में दो संस्कृतियों के बीच टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है और धीरे धीरे यह टकराव की स्थिति राजनीतिक परिवर्तन का सूत्रपात कर देती है। किसी भी राज्य में या समाज में सम्मान की लालसा सबको होती है, परंतु यदि किसी को अनुचित सम्मान मिले और योग्य लोगों को वह सम्मान ना दिया जाए, तो योग्य लोगों में अपमान की भावना पैदा होती है और वे शासन व्यवस्था के विरुद्ध हो जाते हैं। राज्य में जब अपराध होते हैं तो अपराधियों को दंड का भय रहता है और दंड के कारण तथा कुछ अन्य लोग अन्याय होने के भय मात्र से प्रतिकार या विद्रोह कर देते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जब कभी भी घृणा की भावना होती है, जैसा कि धनिक तंत्र में समान नागरिक अधिकारों के लिए और जनतंत्र में अव्यवस्था व अराजकता के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है, उससे विभिन्न वर्गों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है और ये राजनीतिक परिवर्तन का कारण बनती है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में पारिवारिक ईर्ष्या, द्वेष या वैमनस्य अस्थिरता को उत्पन्न करते हैं और क्रांति को जन्म देते हैं। किसी भी राज्य में यदि असावधानीवश राजद्रोहियों को महत्वपूर्ण स्थान मिल जाए तो ये क्रांति का कारण बन जाता है। अरस्तु का ये भी मानना है कि राज्य की भौगोलिक स्थिति भी कई बार क्रांति का कारण बन जाती है। जैसे कि यदि किसी राज्य का कोई क्षेत्र
मूल क्षेत्र से बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए तो धीरे धीरे उसमें स्वायत्तता की भावना या क्रांति की भावना का जन्म हो ही जाता है। राज्य में कई बार शासन के द्वारा छोटे मोटे परिवर्तनों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जबकि यही छोटे परिवर्तन धीरे धीरे महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें महत्वहीन मानकर उपेक्षा की गई होती है। इस कारण भी परिवर्तन आता है। जनता में जब कभी भी जागरूकता का अभाव होता है, राजनीति के प्रति एक तटस्थ दृष्टिकोण होता है, बहुधा अक्षम लेकिन महत्वाकांक्षी लोगों को सत्ता के करीब पहुंचाकर विकट स्थिति पैदा कर देता है और ऐसे में भी राजनीतिक परिवर्तन की मांग उठने लगती है। परस्पर विरोधी गुटों के बीच संतुलन की स्थिति टकराव पैदा करती है। किसी भी राज्य में यदि एक निर्बल हो तो टकराव की संभावना कम रहती है, क्योंकि बराबरी की स्थिति न होने पर टकराव स्वाभाविक रूप से टल जाता है। उपरोक्त वे सभी कारण हैं जो राजनीतिक परिवर्तन के लिए अरस्तू के अनुसार जिम्मेदार हैं।